गुड इवनिंग टू ऑल। रोमिका गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 23। कल आप बीच में से चले गए थे, तो ये शायद क्वेश्चन नंबर 23 आपने नहीं देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी कहा है आपने ना, कहा पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। भारतीय साक्षरता नियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था पर है। अभियोजन पे अभियुक्त परिवादी पे आपने कहा अभियुक्त, बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है आपने। नाइस, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। चलिए, यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। मेघा पटेल गुड इवनिंग बेटा। सूची नंबर 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए फटाफट, सूची 1 और सूची 2। प्रावधान है 1 में साक्षरता नियम की धाराएं। सिद्ध करने का भार 106, सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है 103। विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार 102 में है। ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार 101 में। पहले इनको देख लीजिए, फिर मैं आपको सामने आपके ऑप्शंस रखता हूं, जिसको आपको देख के आपको आंसर देना है ना। चलिए फटाफट, ऑप्शन हैं ABCD। और एक आपका आया था यूपी सिविल 2013 में। ठीक, आपने आंसर क्या दिया है मेघा? ओमिका ने भी आंसर दिया है। ये आंसर देख लो पहले, उसके पहले अपन वापस स्कूल पे आ जाते हैं। आपने आंसर दिया 24 का C, 4321 एकदम सही, एग्जैक्टली आंसर दिया है रोमिका ने। सिद्ध करने का भार जो है, सिद्ध करने का जो भार है वो किसके पास है 101 में है सिद्ध करने का भार। वही सिद्ध करने का भार, वो सिद्ध करने के भार किसके ऊपर है, ये आपका था 102 में है। और विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार 103, और ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार है आपके 106 में। तो ये 4321 जो आपने आंसर दिया है एग्जैक्टली सही है। 4321 इज करेक्ट आंसर। सिद्ध करने का भार 101 में है, सिद्ध करने का भार किसके ऊपर, 102 में। विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार 103 में है, और ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार 106 में है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का निर्देशक बात भारतीय साक्षरता नियम की निम्नलिखित धाराओं में से संबंधित है। 101 एवं 102, 107 एवं 108, 112, 113 और 118, 119। बताइए जल्दी से, किसके भारतीय साक्षरता नियम की निम्नलिखित धाराओं में से किससे संबंधित है? मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। यूपी लेवल 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। साना गुड इवनिंग। 25 का आंसर दो फटाफट। 25 का अभी तक आंसर नहीं आया है 25 का, प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 का आपने आंसर देना है बी। 25 का बी कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका। सेक्शन 107 एवं सेक्शन 108 मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का निर्देशक बात था, जिसमें ये था मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, इलाहाबाद 24 इलाहाबाद था, 1911 का मामला था। भारतीय अधिनियम की धारा 107 एवं 108 से संबंधित निर्देशक बात है। और सेक्शन 107 में 30 वर्ष के भीतर जीवित होने की अवधारणा है, तथा सेक्शन 108 में 7 वर्ष से लापता होने पर मृत्यु की अवधारणा का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, साना ने भी कहा 25 का भी। नाउ भारतीय साक्षरता नियम की धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत इसके सिद्धांत का उपयोजन है। 106 में जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत वो इसके सिद्धांत का उपयोजन है। रेस जेस्टे, रेस इप्सा लेक्यूटूर, रेस एडुकेटा, रेस सिंक, स्टेविड, स्टेंटिबिस। बताइए 26, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015, उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। किससे संबंधित है ये? 1872 की धारा 106। 25 का बी, 26 का बी कहा रोमिका ने, वेरी फास्ट एंड सही आंसर दिया बेटा। रेस इप्सा लेक्यूटूर से संबंधित है ये, बिल्कुल सही।
1872 की धारा 106 रहस्य एक्यूटिव के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अंतर्गत तथ्य को ही प्रमाण मान लिया जाता है और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 106 में वर्णित है कि जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। यदि व्यक्ति के ज्ञान में कोई तथ्य है तो उसको सिद्ध करने का भार भी किसके पास है? उस व्यक्ति के पास ही होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following sentences of the Evidence Act deals with burden of proving fact, especially within knowledge? Section 105, Section 107, Section 106 और Section 108. Good evening, Sunanda. Okay, welcome, ओमिका। क्वेश्चन नंबर हो गया ना, इसका आंसर दीजिए फटाक से। 27 का भी अपन ने इसको देखा था, वही है जी। बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम 2015 पूछा गया था क्वेश्चन। बिहार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2015 में। क्या आंसर दिया है आपने 27 का? कौन सा सेक्शन है इसका? 27 का बी कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका। सेक्शन 106 है जो रेस इप्सल एक्यूट्यूड की बात करता है ना, वही है ये। Which of the following sections of the Evidence Act deals with burden of proving fact, especially within knowledge? जिसके ज्ञान में है उसको प्रूव करना होगा, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है जीवन की उपधारणा का, विवाह की उपधारणा का, मृत्यु की उपधारणा का, धर्मजत्व की उपधारणा का। किसकी उपधारणा का सिद्धांत है 112 में? 28 यूपी सिविल जज 2016 किसकी उपधारणा करता है? 112 सेंटेंस सेक्शन 112 किस विषय में उपधारणा करता है? ट्वेंटी का डी कहा किसने? रोमिका ने। और पहले बी कहा था ना, 28 का 27 का बी कहा, ठीक है। 28 का डी है, पूजा ने भी कहा, सुनंदा ने भी कहा, बिल्कुल सही। वो धर्मजत्व की उपधारणा है सेक्शन 112। जब तक अनुपागम नॉन एक्सेस साबित ना हो, ठीक है, उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा विधि की अखंडनीय उपधारणा है, निश्चायक सबूत है, सेक्शन 112। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? विधिक उपधारणा है, तथ्य उपधारणा है, तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 29, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2014 कैसी उपधारणा है? 280 डेज, हाँ 280 डेज, बिल्कुल सही, साथ में रहे हैं वो, तो ये उपधारणा की जाएगी कि वो उनकी धर्मजत संतान है, बिल्कुल सही कहा आपने रोमिका। बताइए जल्दी से आंसर। सेक्शन 12 112 धर्मजत्व की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? विधिक उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा है, तथ्य विधि की मिश्रित उपधारणा, पर कोई नहीं। 929 का ये आंसर बिल्कुल सही है, विधिक उपधारणा है। कैसी आंसर? लीगल प्रिजम्पशन है ये, विधिक उपधारणा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, जब तक अनुपागम साबित ना हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान विवाह के काम रहते हुए किसी बालक के धर्मजत्व की उपधारणा विधि की खंडनीय उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा है, तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है। कैसी उपधारणा है बताइए? 30 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003, मध्य प्रदेश सिविल जज 1996 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 टाइम से क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेशन है इसका, है ना। ओके, 29 का ए कहा सुनंदा ने, बिल्कुल सही, 29 का ये सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। और 30 का डी का विधि की अखंडनीय उपधारणा है, बिल्कुल सही, विधि की अखंडनीय उपधारणा है यार, मतलब निश्चायक सबूत है, यही माना जाएगा कि वो उनकी संतान है। ओके, 31 सबसे उचित वक्तव्य सुने चुने। विवाह के दौरान जन्मा हुआ बच्चा वैधता का ठोस सबूत है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जा सकता है। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा जब तक कि इसे गलत नहीं ठहराया गया। विवाह के दौरान जन्मे हुए बच्चे के बारे में कोई उपधारणा नहीं बनाई जाएगी। वाह क्या बात है। 31
छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 क्या सही होगा उसमें? सबसे उचित वक्तव्य चुने, सबसे उचित वक्तव्य को चुनना है, कौन सा सबसे सही होगा, इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर दीजिए। 31 31 का डी कहा है। विवाह के दौरान पूजा सिंह ने कहा 31 का डी इज नॉट करेक्ट। पूजा, विवाह के दौरान जन्मे बच्चे के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जाएगी। क्यों नहीं बनाई जाएगी? बनाई जाएगी ना। विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा जब तक कि इसे गलत नहीं ठहराया जाता। पूजा, सी आंसर इज करेक्ट। जब तक कि इसे गलत ना ठहरा दिया जाए तब तक बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा, ये 31 कहता है। भारत संविधान धारा 112 धर्मजत्व के बारे में अवधारणा संबंधित है। इसके अनुसार विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यदि संतान का जन्म विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो तो यह विवाह विघटन के बाद माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर होता है, जब तक कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच न होने को सिद्ध न कर दिया जाए। जबकि धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत के बाहर के संबंधित है और वहीं धारा 111 उन सद्भावना से संबंधित है। तो इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा हम बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यही इतना पर्याप्त है कि वो ये जब तक कि गलत साबित न कर दिया जाए तब तक ही माना जाएगा कि उसको कि वो वैध संतान है उनकी। बिल्कुल सही। 27 का बी कह रही हैं। कौन ने कहा है? साना ने 27 का बी कहा है। साना, इतना लेट क्यों हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर? 27 का आंसर आया है बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। भारत संविधान अधिनियम 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाह का संबंध बच्चे के मातृत्व से हो, बच्चे के पितृत्व से हो, दोनों ए तथा बी दोनों से हो। 112 लागू होती है, कब लागू होती है बताइए? 32। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड एपीयू 2016, राजस्थान एपीयू 2015, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008। भारत संविधान 1872 की धारा 112 लागू होती है जब विवाह का संबंध काहे से हो? 32 का बी कहा है। हैप्पी न्यू ईयर आशीष। ओके, गुड इवनिंग। भूमिका ने कहा 32 का बी। सुनंदा ने कहा 32 का बी बिल्कुल सही। बच्चे के पितृत्व से संबंधित है, पिता कौन है ये निर्धारित करने के सेक्शन 112 निर्धारित करती है कि वो पिता है। 33 निम्नलिखित में से कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते? निम्नलिखित में से कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते? तथ्य की उपधारणाएं, विधि की उपधारणाएं, काल्पनिक उपधारणाएं, विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणाएं। कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते हैं बताइए जल्दी से। 33 यूपी लोअर 2002 कौन उपधारणाओं के प्रकार में नहीं आते हैं? नाइन का सी नहीं है, ए है। साना विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। यस, कल अपन ने आपने कर दिया था हैप्पी न्यू ईयर मुझे, और बाकी सब बच्चों ने भी किया था, अपन ने आपस में भी किया था ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आनंददायक हो ये साल। एग्जाम होती है तो सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए भगवान की कृपा से। आप मेहनत करें मन लगा के, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुख बांटें, दुख भी बांटें और हमेशा प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, मालूम है। खुश रहें हम तो सब काम हमारे अच्छे होते हैं, हम दुखी रहें तो हमारे काम अच्छे नहीं होते। जीवन व्यक्ति को मिला है खुश होने के लिए मिला है, दुखी होने के लिए नहीं। कोई भी हम काम करते हैं खुशी के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो दुख के लिए काम करता हो? इसलिए आनंददायक रहे आपका साल, ऐसी शुभकामनाएं ईश्वर से मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दिया आपने वंस अगेन सर। ओके, वेलकम बेटा। 33 का सी आंसर बिल्कुल सही है। काल्पनिक उपधारणाएं इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व के निश्चयात्मक सबूत का निश्चयात्मक सबूत है? 110, 112, 111 और इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने देख लिया है 34 का आंसर। दो ये आपका पूछा गया था उत्तरांचल सिविल जज 2005 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में और यूपी सिविल जज 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। ओके, हैप्पीनेस इज अ हैबिट। यस, शुड बी, होनी ही चाहिए। एवरीबॉडी टेक दिस रूल, अपने स्वभाव में इंक्लूड कर लो उसको, हैप्पीनेस को। तो क्या लिखा आपने? 34 का आंसर दिया आपने। 34 का सी दिया है, बिल्कुल सही। सेक्शन 112 इसी की बात चल रही है।
और एक कई बार पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है ये सेक्शन। वहीं अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सिद्धांत का वर्णन किया गया है 109, 111, 110, 112 in evidence act। तो द राइट आंसर टर्म 35 35 का आंसर देना है। ये भी बहुत बार पूछा गया 2016, 2015, 2012 और 2006 में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ओके, गुड इवनिंग ए टू जेड। ओके, साना ने कहा 31 का सी इज करेक्ट आंसर। साना वेरी फास्ट एंड गुड आंसर। 35 को सी दिया है रोमिका ने, स्वंदा ने। ओके, सबने सही कहा है। साक्षर नियम की धारा 110 के बारे में प्रावधान करती है। सेक्शन 110 में कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य का सिद्धांत उपवर्णित किया गया है। वहीं 109 में भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत के बाहर का है। और सेक्शन 111 में उनसे व्यवहारों के सद्भाव का साबित किया जाना प्रावधानित है जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। वहीं 112 में तो अपन जानते हैं विवादित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजप्त का निश्चायक सबूत है, अखंडनीय उपधारणा है, इसके बारे में प्रावधान करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। Now, question number 36. Any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man unless it can be proved that mother of the child is characterless. It can be proved that marriage tie is not in existence. It can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when could have been gotten. Both A and B. The right answer term is number 36. वही उसी पे आधार है क्वेश्चन। सेक्शन 112 पे आधारित है आपका क्वेश्चन। यह आपका यूपी हाई जुडिशल सर्विस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। भारत संविधान अधिनियम की धारा 112 में वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के रहते हुए हुआ है और विघटन होने के उस उपरांत माता के विवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ था, तो इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मजत या लेजिटिमेट सन है, जब तक ये दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय में नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। मतलब वो सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसे समय में उनकी पहुंच एक दूसरे से दूर थी, तो फिर सिद्ध करेगा व्यक्ति, तब जाके वो इलेजिटिमेट में जाएगा, अदरवाइज लेजिटिमेट कहलाएगा। यह खंडनीय उपधारणा है। 36 का सी आंसर दिया है और रोमिका ने बिल्कुल सही दिया है। रोमिका, इट कैन बी सोन that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been gotten. ठीक है, have been be gotten. Okay. Now question number 37. भाषा के उठा हुआ था किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? जीवन की उपधारणा किस सेक्शन में उपबंधित है? 108, 104, 106, 107? बताइए जल्दी से। 37 उत्तराखंड एपीओ 2016, 2015, 2015 और फिर 2011। उत्तरांचल यूपीओ और राजस्थान एपीओ किस सेक्शन के अंतर्गत जीवन की उपधारणा उपबंधित है? जीवन की उपधारणा, जीवन की उपधारणा किस सेक्शन में वर्णित है? 37 का आंसर जल्दी दो, फास्ट। सेक्शन 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इस व्यक्ति के जीवित होने के संबंध में उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है, जिसमें उपबंधित है कि जबकि प्रश्न है कि वो मनुष्य जीवित है या नहीं, मर गया है, यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर जो उस प्रतिज्ञात करता है। अर्थात यदि यह दर्शित किया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्षों से जीवित है, तो वह उपधारणा किया जाएगा कि वह अभी भी जीवित है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया आपने? 37 का आंसर डी बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 107 इज करेक्ट। सेक्शन 107 आशीष ने भी कहा 37 का डी। 107 है जीवन की उपधारणा। 30 वर्ष से व्यक्ति जीवित है तो यही माना जाएगा वो जीवित है, तो यह उदाहरण किया जाएगा कि वह अभी भी जीवित है।
और 7 वर्ष से आज लापता है तो सेक्शन 106 में आएगा, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 आ गया हमारा। जो व्यक्ति लापता हो गया उसके बारे में है 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ ना सुना हो, जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह अवधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या अवधारणा होगी? यह अवधारणा है कि अंतिम बात सुन जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह अवधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ से व्यक्ति की मृत्यु हुई। जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें तथ्य सिद्ध करना होगा। यह उदाहरण है कि व्यक्ति की मृत्यु न्यायिक घोषणा की तिथि को हुई थी। बताएं जल्दी से आंसर इसका। 38 का एक्यूरेट आंसर बताना है। यूपीएपीओ 2005 में, फिर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। 30 years, ठीक है रोमिका। नाउ 38 का आंसर दीजिए। गिव द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। ओके, का सी कहा है रोमिका ने, और आशीष ने भी कहा 38 का सी इज करेक्ट आंसर। जो है कथन करते हैं कि मृत्यु एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह सिद्ध करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो उनको क्या सिद्ध करना होगा सिर्फ। 38 का सी दिया आशीष ने, रोमिका ने, और किसी ने नहीं दिया है अभी तक क्वेश्चन का आंसर। 13 लोग देख रहे हैं और आंसर सिर्फ 2 लोगों ने दिया है। 38 का सी, चेतना सोनी, बिल्कुल सही है। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 39। किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया है 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 7 वर्ष से, 12 वर्ष से, उसको मरा हुआ माना जाएगा। बताइए, अभी अपने देखा था 39, वो उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008। कब से नहीं सुना गया उसके बारे में, तो उसके बारे में सुना जाएगा कि वो मर गया है। मरा हुआ माना जाएगा उसके बारे में नहीं सुना गया है। कब से? 38 का, 39 का बताइए। पूजा ने भी कहा 38 का सी, बिल्कुल सही पूजा। नाउ 39। 39 आंसर दीजिए। 39 का बी दिया आशीष ने, बिल्कुल सही। 7 ईयर्स से जब नहीं सुना गया है व्यक्ति के बारे में तो यह समझ आएगा कि वो मर गया है। और जो कहता है उसने जीवित देखा है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। 30 वर्ष तक वो व्यक्ति जीवित है और कोई कहता है मर गया तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो मर गया है। बिल्कुल सही। 39 का बी आंसर इज करेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 40 है। एक विवाह का और खा के बीच हुआ। विवाह के 3 दिन बाद खा ने एक संतान को जन्म दिया। खा यह कहती है कि उसने का की ही पुत्री को जन्म दिया, तो का इससे इंकार करता है। निश्चय सबूत की शर्तों में कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? पुत्री का जन्म विवाह के कायम रहते हुआ, विवाह का विच्छेद होने पर विच्छेद से 280 दिनों में संतान उत्पन्न हुई और खाना ऐसे अवधि में दूसरा विवाह न किया हो, विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संपत्ति समय में संभावना, उपरोक्त सभी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देना है। मध्यप्रदेश विजय 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक विवाह का और खा के बीच हुआ। विवाह के 3 दिन बाद खा ने एक संतान को जन्म दिया। खा यह कहती है कि उसने का की ही पुत्री को जन्म दिया है और का इससे इंकार करता है। निश्चय सबूत की शर्तों में कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? ओके, आपने क्या दिया? 40 का आंसर। गिव द राइट आंसर। 40 का ए। राहिल कह रहे हैं 40 का ए। आशीष ने कहा 40 का सी। सी इज करेक्ट आंसर। राहिल, ए इज नॉट करेक्ट। विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच की जन्म से संबद्ध समय में संभावना देखनी पड़ेगी। संभावना की वो संभावना है कि 280 दिन के जो समय है उस दौरान वो कभी मिले थे और उसके बाद, है ना। 40 का सी आंसर बिल्कुल सही है। रोमिका ने कहा 40 का डी। डी इज नॉट करेक्ट। रोमिका 40 का सी बिल्कुल सही है। सी इज करेक्ट आंसर। 40 का सी सही है। भाषा अधिनियम की धारा 112 के अनुसार यह तथ्य किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुआ है, उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था। इस बात का निश्चय सबूत हुआ कि वह उस पुरुष का धर्मित पुत्र है, जब तक कि दर्शित न कर दिया जाए कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच इतनी नहीं थी कि वो। तो यहाँ सी आंसर क्यों सही है? क्योंकि वो इसमें यह देखना पड़ेगा कि उनकी परस्पर मिलने की संभावना पे आधारित है ये, तो वो सिद्ध करना पड़ेगा। वो सिद्ध हो जाता है तो वो उसकी ही पुत्री है, भले विवाह बाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41। शिशु सी एफ तथा एम के विवाह विच्छेद के बाद पैदा हुआ। शिशु सी एफ
तथा एम। जो शिशु है सी, वो एफ तथा एम के विवाह विच्छेद के बाद पैदा हुआ। शिशु सी की धर्मस्थता निर्णायक सबूत के रूप में मानी जाएगी यदि शिशु का जन्म विवाह गठन के दिन के अंतर हुआ हो। 280, 295, 290, 300 सबको पता है। इसका आंसर दीजिए फास्ट। 41 मध्य प्रदेश सिविल जज 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश सिविल जज, मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी एफ तथा एम के विवाह विच्छेद के बाद पैदा हुआ है तो उनकी धर्मस्थता जो लेजिटिमेट है उसको सिद्ध करने के लिए कितने दिन का समय विघटन के दिन के बाद होना चाहिए वो बताना है हमको। 41 का ए कहा है आशीष ने, रोमिका ने और वंदा ने। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सेक्शन दिन कितने 280 डेज, 280 डेज, बिल्कुल सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा वैधता धर्मजत्व के अनुमान का खंडन करने के लिए सुसंगत नहीं है। जब बच्चा गर्भस्थ हुआ था उस समय के दौरान मैथुन नहीं हुआ था। माता पिता बहुत समय से एक दूसरे से अलग रहे थे। बच्चे की शक्ल ना तो माता से और ना ही पिता से मिलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से क्या है, कौन सा वैधता धर्मजत्व के अनुमान का खंडन करने के लिए सुसंगत नहीं है, किससे खंडन नहीं होता है वो आपको बताना है। बताइए। गुड इवनिंग भरत, जल्दी से बताइए 42 का आंसर। आप लोगों के आंसर स्लो मोशन में आ रहे हैं, क्या बात है भाई, नेट की प्रॉब्लम है ना। 42 का सी कहा है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 42 का सी है जो मध्य प्रदेश 1983 में आया है। सही है। बच्चे की शक्ल ना तो माता से मिलती है ना पिता से मिलती है, ये अच्छा सुसंगत नहीं है। उसका अनुमान का खंडन करने के लिए ये सुसंगत तथ्य नहीं है ना। बिल्कुल सही। आशीष ने कहा 42 का सी, और कोई ने नहीं कहा अभी तक। बाकी बच्चे की शक्ल ना तो माता से और ना पिता से मिलती है, इससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। ओके, रामिका ने भी कहा, चेतना भी कहा, आशीष कह रहे हैं, सब 42 का सी बिल्कुल सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43, किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय अधिनियम की धारा 113 का के अधीन यह अवधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है। यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्ष के भीतर की है, पत्नी पर अत्याचार किया गया था, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी, पत्नी को पति ने त्याग दिया था, इसका देना है आपको आंसर। पहले 4 ऑप्शन देख लो, नीचे दिए कुल सहायता से उत्तर चुनना है। 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 4 सही है और 1 2 सही है। वापस क्वेश्चन देखिए 43 का आंसर दीजिए। यूपीएपीओ 2002, यूपी ओवर सप्लीमेंट 2002 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें अच्छे से और फिर उसका आंसर दें। 42 का डी नहीं है पूजा, सी है, सी। (43) का ए कहा है भरत ने। ए मतलब हो गया आपका 1 2 3 सही है। राहिल ने कहा 43 का ए इज नॉट करेक्ट। राहिल 1 2 3 नहीं है, ये सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। आशीष ने कहा 1 and 2 मतलब डी। तो फिर से बता देता हूं मैं फटाक से। सेक्शन 113 का के अनुसार जब प्रश्न है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरणा का परिणाम था, यह दर्शित किया गया कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके प्रति क्रूरता की गई थी, तो न्यायालय अपने मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके प्रति क्रूरता करने वाले उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। ऐसा सेक्शन कहता है हमारा कौन सा 113 ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44,
अब तो आ रही है आवाज। भारत संविधान अधिनियम की धारा 113 का जोड़ी गई वर्ष 1982 में, 1988 में, 1983 में और 1980 में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 44। उत्तराखंड सिविल जज 2009। ए टू जेड आपका शुभ नाम क्या है बेटा, ताकि मैं आपको नाम से पुकार सकूं। ए टू जेड कहता हूं तो अच्छा लगता है। ए टू जेड म्यूजिक। राइट योर नाम, राइट योर नेम। ओके 44 का 1983। 44 का आंसर दिया है आशीष ने। 1983 कह रहे हैं वो, और बिल्कुल सही कहा है। 44 का बी है। 1983 में जोड़ी गई थी ये सेक्शन, बस 1983 में ये सेक्शन जोड़ा गया था। 113 ए को वर्ष 1983 के अधिनियम संख्यांक 46 की धारा 7 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जोड़ा गया? 113 बी, 113 ए, 110। बताइए जल्दी से। 45। बिहार पीसीए जूनियर प्रीलिम 2009, एमपी एपीओ 2008, उत्तरांचल सिविल जज 2002। एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जोड़ा गया है? अभी अपन ने सबने आंसर दिया था ना, तो सेक्शन कब जोड़ा गया था। अब आप क्वेश्चन पूछा है कौन सा सेक्शन है वो, आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है भारत ने। वेरी फास्ट भरत, और एग्जैक्ट दिया है आपने। 45 का बी, 113 ए बिल्कुल सही है। आशीष ने भी कहा, और 44 का ए कह रही है चेतना। रोमिका ने कहा 45 का ए, रोमिका, और 45 का बी है वो, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 1324 का बाद संबंधित है। 1324 का बाद संबंधित है। 1324 का बाद संबंधित है। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से, दहेज धर्मजत्य की उपधारणा से, बलात्कार के बारे में उपधारणा से, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 1324 का बाद किससे संबंधित है? बताइए आंसर। 46। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, किससे संबंधित है? 46 का डी का भरत ने। वेरी फास्ट भरत, और सही आंसर है किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। बहुत बढ़िया, नाइस भरत। अभियुक्त भारतीय जनसंहिता की धारा 306 498 ए में दोषी पाया गया था। ओके, राहिल कह रहे हैं 46 का ए। नो राहिल, 46 का डी आंसर इज करेक्ट। 46 नो आइडिया, 46 का डी है। रोमिका ने कहा 46 का डी, भरत ने भी कहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्तीय में नहीं आता? पीड़िता उसके पति या संबंधियों के द्वारा क्रूरता का शिकार थी व परेशान की जाती थी। ऐसी क्रूरता व परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए थी। पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। ऐसी क्रूरता व परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई थी। तो अब आपको बताना है आंसर 47 का। शोर बहुत होता है भाई। उत्तराखंड APO 2016। कौन सा तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्तीय में नहीं आता? आपको क्या बताना है कि दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा की पूर्ववर्तीय में नहीं आता है। 46 का डी कह रहे हैं, 47 का डी सही है। अब 47 का सी कहा है भरत ने। ओके भरत, और आशीष ने भी कहा, रोमिका ने भी कहा, बिल्कुल सही है। पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, ये इसमें नहीं आता। बाकी पीड़िता उसके पति संबंध द्वारा क्रूरता का शिकार थी, ये सही है। ऐसी क्रूरता परेशानी की दहेज की मांग के लिए, ये भी सही है। ऐसी क्रूरता परेशानी विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई, ये भी सही है। ये सब दहेज हत्या संबंधित है, लेकिन ये वाला दहेज हत्या संबंधित तो नहीं है। 48 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी किससे संबंधित है?
मौखिक साक्ष्य, आत्महत्या के लिए उपसाप, दहेज हत्या, बच्चे की वैधता। बताइए 48। क्षतिग्रस्त पेज 2016। भूमिका 268 पब्लिक न्यूसेंस, यहाँ पे क्यों कह रही हो? हाँ, अच्छा वो मुझे कह रहा था आवाज आ रही है। हाँ बेटा, वो तो इधर से उधर से बाइक वाला ऐसा निकलता है, बहुत आवाज करते हैं वो। कई बार बहुत सारी बाइक निकलती है, प्रैक्टिस ही करते रहते हैं वो। इसके अलावा और भी सब हॉर्न बजाते रहेंगे। आजकल तो सब्जी वाले भी माइक लगा के सब्जी बेच रहे हैं भाई। टू मच नॉइस पोल्यूशन। ओके 48 का सी बिल्कुल सही है। दहेज हत्या सेक्शन 113B, दहेज हत्या 48। कोई समझते ही नहीं है कि कितना ज्यादा प्रदूषित करते हैं एनवायरनमेंट को, अशोर मचा मचा के। बहुत नुकसानदायक है। आदमी बहरे इसलिए हो रहे हैं, सुनने की क्षमता इसलिए कम हो रही है क्योंकि आज हम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। आजकल हम बहुत ऊंचा सुनने लगे हैं। टीवी देखेंगे तो बहुत ऊंचे वॉल्यूम में, और तो और कान में हेडफोन लगा के इतना तेज शोर सुनते हैं कि बाहर वाले को सुनाई देता है, उसको सुनाई दे रहा, बाद में बहरा हो जाएगा। ठीक है 48 का दहेज हत्या। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बाल संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रावधानित है? 111A, 113A, 113B, 113। उत्तराखंड PCS जूनियर प्रीलिम्स 2015, 2005 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आ गया ये वाला। देखिए आप देखिए, that's why I am telling. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 49 का आपने आंसर दिया है सी इज करेक्ट आंसर। धारा 113B। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आएगा, दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा? अब फिर से क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका आंसर पता है, जल्दी से बताइए। 50 का आंसर मैं पढ़ नहीं रहा हूं पूरा उसे, ये कई बार आया है। 2003, 2017, 2015, 2011, 2009, 2007 विभिन्न एग्जाम में आया है, मध्य प्रदेश को छोड़ के। इसलिए मध्य प्रदेश में आने की संभावना इसकी पूरी है। ओके 50 का आंसर दिया है आपने किसी ने अभी तक? 50 का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। 50 का आंसर है सी, सबको पता है 113 खा। ज्यादा मोटा हो गया है ना। 150 का सी सबने आंसर दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी उत्पन्न संतान जो पक्षों के बीच में वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ है उसकी धर्मता को प्रभावित नहीं करता तथा वह डॉक्टर जिसने उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन किया था पक्षों को क्षति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विचारधारा निम्न में से किस बात में प्रतिपादित की गई थी? पी के कल्याणी बनाम के देवी 1996 सुप्रीम कोर्ट में, पवन कुमार बनाम मुकेश कुमार 2001 में राजस्थान में, मोहम्मद फारूक बनाम दुख्तर जान बेगम 1987 सुप्रीम कोर्ट में, और संतरा देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। यदि आइडिया हो तो आंसर दो फटाफट इसका 51 का। यह राजस्थान एपीओ 2011 में प्रश्न पूछा गया था, किस बाद में ऐसा कहा गया था? हैव यू एनी आइडिया? नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी उत्पन्न संतान जो पक्षों के बीच वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ उसकी धर्मस्थता को प्रभावित नहीं करता है। सही बात है, धर्मस्थता तो उन्हीं की है, उनका ही पुत्र लेजिटिमेट है। तो डॉक्टर ने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है तो डॉक्टर के ऊपर क्षति बनती है, उत्तरदायी है। ऐसा किस केस में कहा गया था? 51 का भी भरत कह रहे हैं, तुक्का लगाया है बहुत ने। भरत 51 का भी नहीं है, पूजा 51 का सी भी नहीं है, 51 का डी आंसर इज करेक्ट। संतरा देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट के मामले में
भारत संविधान अधिनियम की धारा 113 खा के अंतर्गत दहेज मृत्यु के विषय में उपधारणा की जा सकेगी। यह धारा वर्ष 1986 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अपने पहले क्या दिया था। ठीक है, और इसके बारे में बता दिया कि संतरा देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 AIR के बाद में प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत। 51 का सी आंसर नहीं है, डी आंसर इज करेक्ट। भूमिका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52, पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 1324 के बाद संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी अपन ने देख लिया था, फिर से रिपीट हो गया है। मैं फिर से इसको एक में पढ़ देता हूँ। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से, धनजत की उपधारणा से, बलात्कार के बारे में उपधारणा से और किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के बारे में उपधारणा से। आपको आंसर सही देना है। जिनने पहले दिया था वो अभी भी सही देंगे और जिन्हें नहीं दिया था वो अब सही देंगे। बताइए 52 किससे संबंधित है मामला। ये एक बार हो गया है आज की सेशन में, आज के सेशन में ही एक बार क्वेश्चन हो गया है। इसका सही आंसर सब देंगे फटाफट। 52 का आंसर अभी तक नहीं आया है। फिफ्टी का बी का भरत ने, भरत लगता है तुम्हें पहले देखा नहीं था इसको। 52 का ए कह रही है। ओहो, उनका अभी अपन ने इस क्वेश्चन को देखा था आंसर, आपने सही आंसर दिया था अभी। 52 का डी है राहेल, बिल्कुल सही। राहेल ने देखा था इसको ध्यान से, बिल्कुल सही राहेल। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्कर्म के बारे में उपधारणा से है, बिल्कुल सही। राहेल ने कहा 52 का डी। 49 का सी कह रही है साना। वेरी लेट साना, 49 का दे रही हो तुम आंसर अभी, बिल्कुल सही है। 49 का सी बिल्कुल सही है साना। आसी ने कहा 52 का डी बिल्कुल सही है और राहेल ने भी कहा है। बाकी जिन्हें नहीं कहा डी वो डी कर लें इसको। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्कर्म के बारे में उपधारणा संबंधित है। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 1324 का बाद। 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 का किस संशोधन के द्वारा अंतर स्थापित की गई है। अब सेक्शन 114A है जो कब किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। नवीन संशोधन अधिनियम 1986, 1984, 1983 या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 53 यह उत्तराखंड PCA जूनियर प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब जोड़ी गई थी सेक्शन 114A। रोमिका ने कहा यस सर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 रोमिका। 50 का सी दे रही है साना। साना का नेट तो काफी लेट चल रहा है आज लगता है, बिल्कुल सही है साना। 50 का सी है। 53 बताइए जल्दी से। ओके, गिव द राइट आंसर वेरी फास्ट। आशीष ने कहा 1983 बिल्कुल सही आशीष। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 एकदम सही, आपने एकदम सही कहा है। 1983 में ये जोड़ा गया था। नाउ 53 का सी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा भारत संविधान अधिनियम 1872 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई थी। 81A, 114A, 73A और 47A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई थी। ऐसी कौन सी धारा है जो अंतः स्थापित नहीं की गई थी। इसका आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं यदि आपने पिछला क्वेश्चन सही किया है तो। छत्तीसगढ़ से विभाजन 2007 और उत्तरांचल से विभाजन 2005। भूमिका ने कहा 53 का सी। साना ने कहा 51 का डी। 51 का डी कह रही है साना। 51 कहाँ है, हाँ सही है, 51 का डी सही है। पूजा सिंह ने कहा 53 का ए। 53 का ए नहीं है, सी है। पूजा 53 का सी है, सी। नाउ 54 का आंसर दीजिए फास्ट। 54 का आंसर दिया है 114A। 114A है ना आशीष, पूरा लिखो उसको। 54 का बी लिखो या 114A है वो। ये सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा अंतर स्थापित नहीं है। बाकी 81A, 73A और 47A ये सब इसके द्वारा अंतर स्थापित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 एक चिकित्सक उसके पास इलाज करा रही 30 वर्ष की आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है और वह महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस मामले में न्यायालय सबूत मांगेगा या उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। संपुष्टि चाहेगा, उसकी सहमति की उपधारणा कर सकता है अथवा उपधारणा नहीं कर सकता है। अब आपको देना है आंसर सही। 55 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से
डेफिनेशन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 55। यूपीएपीओ 2007 55 कभी कहा भरत ने। ओके, और कौन कह रहा है क्या? भरत बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अवधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। ऐसा अवधारण किया जाएगा जब तक कि उसको सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि उसने सहमति नहीं दी थी। ठीक है, ओके। अवधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी जब तक सिद्ध नहीं किया जाता कि उसने सहमति दी थी। ठीक है, ओके। 55 का बी बिल्कुल सही कहा है आपने। भरत दुबे 55 का बी सही तो था, तुमने क्यों हटा दिया? चेतना सोना 52 का डी कह रही है साना। ठीक है, साना ने 52 का डी कहा है। 52 का डी, ठीक ना। पूजा सिंह 55 का बी कह रही हैं और सेल्फ रिज्यूम ओके, तुलना करेगा उसने सहमति नहीं दी है ना। 55 के बाद 56 आ जाता है हमारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त धारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है, और प्रश्न है कि क्या ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अविकथित है, और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब क्या यह कहना सही है? न्यायालय उद्धारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। न्यायालय उद्धारित कर सकेगा कि उसने सम्मति दी थी। न्यायालय कोई भी अवधारणा नहीं करेगा। न्यायालय उक्त स्थिति में भी यही अवधारणा करके चलेगा कि अभियुक्त निर्दोष है, जबकि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए। वेरी गुड, गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 56 मध्य एपीओ 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। साना ने कहा 53 का ए, 53 का सी है साना, 53 का ए नहीं है। 56 का ए भरत कह रहे हैं, बिल्कुल सही भरत, यू आर राइट। न्यायालय उद्धारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ये सेक्शन आपका 114 ए में उद्धारित किया जा रहा है ना, उसके अंतर्गत हो गया है। सेक्शन 114 के अधीन न्यायालय अवधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। यह विधि की अवधारणा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए के लिए निम्न धारा द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। नई धारा 114 ए के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 की उपधारा 2 के खंड ए बी सी डी ई एफ जी एच के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या स्त्री जिसके साथ बलात्संग किया जाना अविकथित है की सम्मति के बिना किया गया था, और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में अविकथित करती है कि बस सम्मति नहीं दी थी, तो वहां न्यायालय यह अवधारित करेगा कि सम्मति नहीं दी थी तब तक कि सिद्ध ना कर दिया जाए। तो 54 का बी कह रही है साना। 54 का बी बिल्कुल सही है साना। ओके, चेतना ने कहा 53 का ए, तो ए इज नॉट करेक्ट, सी इज करेक्ट। 56 का ए राहिल ने कहा, वो सही था। नाउ 57 का आंसर अभी तक नहीं आया है। बलात्कार के मामलों में कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव का अनुमान उठाया गया है 114 के द्वारा, 114 बी के द्वारा, 376 के द्वारा और 114 ए के द्वारा। बताइए जल्दी से आंसर। 57 छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएपीओ 2005, 2007, 2015, 2015। 57 साना ने कहा 55 का बी। ओके, साना बिल्कुल सही है, 55 का बी। 54 का बी कह रही है साना, वो भी सही है। भरदुबे ने कहा 57 का डी, ये भी सही है बिल्कुल। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए सेक्शन 114 ए के द्वारा कुछ मुकदमे सहमति के अभाव का अनुमान उठाया गया है, बिल्कुल सही है। 57 का सी नहीं है राहिल, 57 का डी है रोमिका, बिल्कुल सही। आज तो बहुत ही गजब हो रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है नेट, आंसर बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में आ रहे हैं। ठीक है। 57 का डी कहा है पूजा ने, बिल्कुल सही है पूजा। जितना भी कहा 57 का डी एकदम सही है। नाउ क्वेश्चन 58 सेक्शन 114 ए के अंतर्गत उपधारणा है एक खंडनीय उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा है, विधि और तथ्य की संयुक्त उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है। कैसी उपधारणा है आपको बताना है 58 में। मध्यप्रदेश विद्या 2010 राहिल ने कहा जी सर। ओके राहिल, 58 का आंसर दो फास्ट।
58 का आंसर दीजिए फटाफट। कैसी उपधारणा है? खंडनीय तथ्य की उपधारणा, विधि और तथ्य की संयुक्त उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा है। 114A के अंतर्गत उपधारणा क्या करता है? ये माना जाएगा कि जो महिला ने कहा है वो सत्य है, तो खंडित किया जा सकता है इसको। तथ्य की उपधारणा है, विधि और तथ्य संयुक्त उपधारणा है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है। तो खंडनीय उदाहरण है। आशीष कह रहे हैं बिल्कुल सही, 58 का ए सही है। रोमिका ने कहा 58 का डी इज नॉट करेक्ट। अखंडनीय उदाहरण नहीं है बेटा, इसको खंडित किया जा सकता है, इसलिए ये खंडनीय उपधारणा अखंडनीय उपधारणा नहीं है। विधि की और संयुक्त की उपधारणा भी नहीं है, तथ्य की उपधारणा भी नहीं है, ये खंडनीय उपधारणा, इसको खंडित किया जा सकता है। तो 58 का ए आंसर इज करेक्ट। 58 का ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 114A के अंतर्गत की उपधारणा एक खंडनीय उपधारणा के अंतर्गत आती है, और खंडनीय उपधारणा ऐसी उपधारणा को कहते हैं जिसे साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, और साक्ष्य दिया जाएगा कि जो कह रही है वो बात गलत है, तो बस इसलिए खंडनीय उपधारणा में आ गया वो। 59 द कोर्ट मे ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु withholds evidence which could be produced but is not produced under section 114E of the Indian Evidence Act, 114F of the Indian Evidence Act, 114G of the Indian Evidence Act और 114H of the Indian Evidence Act। बताइए जो राइट आंसर 59। बिहार हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार अधिनियम की धारा 114 को किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व निर्धारित कर सकेगा के बारे में प्रावधान करता है। प्रस्तुत समस्या जो है आपकी 114 के दृष्टांत जी पर आधारित है। इसके अनुसार में आएगा तो 59 का सी कहा है भरत ने, पूजा ने और रोमिका ने और आशीष ने भी बिल्कुल सही। एग्जैक्टली सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 114G ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इस बारे में प्रावधान करता है। इतना भी नहीं कहा। साना ने 57 का बी कहा है। साना धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है वो। 57 का डी आंसर इज करेक्ट, नॉट बी। साना 57 का बी नहीं है, डी है, और 59 का सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 एक चोरी के तत्काल बाद आके आधिपत्य माल पाया जाता है, तब न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि भाई चोर था या चुराए गए माल का प्रापक था। न्यायालय उपधारित करेगा कि भाई चोर था। न्यायालय को उपधारित करना होगा कि भाई चुराए गए माल का प्रापक था। किसी भी तथ्य को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर नहीं होगा। बताइए आंसर 60। मध्यप्रदेश एपीओ 1995, 2008, छत्तीसगढ़ से भेजा 2008, उत्तरांचल से भेजा 2005। सृष्टि का आंसर दो। ओके 58 का ए का आसाना ने बिल्कुल सही है। 58 का ए। और भरत कह रहे हैं 60 का ए बिल्कुल सही है। शरद 60 का ए इज करेक्ट। पूजा ने भी कहा न्यायालय उद्धारित कर सकेगा कि वह चोर था या चुराए गए माल का प्रापक था। मतलब चोर था या चुराए गए माल का प्रापक था, जब तक कि वो सिद्ध नहीं कर देता कि वो चोर नहीं है या प्रापक नहीं। प्रापक मतलब क्या होता है? रिसीवर। आओ क्वेश्चन नंबर 61 सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट डील्स विद admissibility of facts, relevancy of facts, relevancy of opinions, legal presumption। बताइए आंसर 61। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल प्रीलिम 2009। सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट डील्स विद भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंदर न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर सकता है। अतः इस धारा के अंतर्गत तथ्यों की ग्राह्यता अथवा तथ्यों की सुसंगतता या रायों की सुसंगतता का विकल्प समाविष्ट नहीं होगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियंस,
लीगल प्रिजम्पशन। बताओ तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए। 61 का डी कहा है भरत ने, 60 का ए कह रही हैं भूमिका। 60 का ए, 60 का ए था, बिल्कुल सही है। भरत दुबे ने कहा है 61 का, 61 का बी आंसर दे रहे हैं आशीष, बिल्कुल सही। 61 का बी इज करेक्ट आंसर। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट इसमें शामिल नहीं है। सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट डील्स विद रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। बी हो गया 114 के अंतर्गत न्यायालय किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर सकता है। अतः इस धारा के अंतर्गत तथ्यों की ग्राह्यता अथवा तथ्यों की सुसंगतता या रायों की सुसंगतता का विकल्प समझ नहीं होगा। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में तथ्यों की सुसंगतता के बारे में बात करता है तो वो आएगा। तथ्यों के अस्तित्व को उपधारित कर सकता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 114 का बी आंसर बिल्कुल सही है। 61 का बी इज करेक्ट आंसर। पूजा सिंह 61 का डी नहीं है, बी है। ओके, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यस। 62 बाल संरक्षण नियम की धारा 114 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। न्यायालय पक्षकारों से प्रश्न पूछ सकता है, न्यायालय कार्रवाई को रोक सकता है, न्यायालय की तथ्यों के अस्तित्व की अवधारणा कर सकता है, न्यायालय अतिरिक्त सबूत मांग सकता है। बताइए क्या होगा आंसर। 62 उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम्स 2012, बिहार पीसीआर जूनियर प्रीलिम्स 2009। 114 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। यस, अभी क्वेश्चन इंग्लिश में वो था, वही हिंदी में क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। शब्द बदले हैं सिर्फ थोड़े से। 62 का आंसर दीजिए फास्ट। 62 का आंसर किसने दिया। भरत दुबे ने बिल्कुल सही दिया। भरत तुमने 61 का बी कह रही है रोमिका, 61 का बी है। 62 का सी है। न्यायालय किन्हीं तत्वों के अस्तित्व की अवधारणा कर सकता है, बिल्कुल सही। 62 का सी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 सबने आंसर सही दिया। चेतना सोनी, पूजा सिंह, रोमिका और भरत, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बाल संरक्षण नियम की धारा 113 बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दहेज हत्या के लिए अवधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है। पीड़िता क्रूरता का शिकार थी अथवा वह अपने पति या उसके संबंधियों के द्वारा परेशान की जाती थी। पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। ऐसी क्रूरता परेशानी की दहेज की मांग के लिए थी। ऐसा विवाह के 7 वर्ष के अंदर किया गया था। ऐसा क्वेश्चन नंबर ने भी देखा था। इसका आंसर आप फटाक से दें, क्या आंसर होगा। 63 आप सब इसका सही आंसर दे सकते हैं क्योंकि अपना पहला क्वेश्चन ये हो गया है इसी सेशन में। चित्री का बी कहा रोमिका ने, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बी इज करेक्ट आंसर। पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, ये पूर्ववर्ती में उदाहरणा में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे आते हैं 1, 2 और 3, बिल्कुल सही। 64 एक अभियुक्त जिसको भारतीय जनता की धारा 302 और धारा 304 खा के अधीन आरोपित किया गया था को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा की अवधारणा स्वतः खंडित हो जाएगी, खंडित नहीं होगी, सुसंगत नहीं है, विसंगत और निरर्थक है। बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर देना। 64 का यूपीएपीओ 2007 एक अभियुक्त जिसको भारतीय जनता की धारा 302 और 304 खा दहेज हत्या और हत्या के अधीन आरोपित किया गया था, धारा 302 के अपराध को दोषमुक्त कर दिया गया। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा की अवधारणा क्या होगी। स्वतः खंडित हो जाएगी, खंडित नहीं होगी, सुसंगत नहीं है, विसंगत और निरर्थक है। इज करेक्ट आंसर। रोमिका 64 का बी कह रही है, खंडित नहीं होगी, बिल्कुल सही। रोमिका 64 का बी इज करेक्ट आंसर। यूपीएपीओ 2007 खंडित नहीं होगी। हत्या नहीं की तो क्या हुआ, दहेज हत्या तो हुई है। परिस्थिति में बाल संरक्षण अधिनियम धारा 113 खा की उदाहरण स्वतः खंडित नहीं होगी, उसको खंडित करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। भरत ने कहा 64 का ए इज नॉट, स्वतः खंडित हो जाएगी, नहीं नहीं, स्वतः खंडित नहीं होगी, उसको खंडित करवाना पड़ेगा। 64 का बी आंसर इज करेक्ट।
65, 64 का बी पूजा सिंह ने भी कहा है। 64 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन, यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता है और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के जो उसका विचारण किए हुए हैं प्रतिकूल होता, अनुकूल होता, लाभप्रद होता, इनमें से कोई नहीं। देखो, यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता है और पेश नहीं किया गया है तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उस व्यक्ति को कि जो उसका विचारण किए हुआ है प्रतिकूल होता, अनुकूल होता, लाभप्रद होता, इनमें से कोई नहीं। अभी ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम अपन ने इंग्लिश में अभी देखा था ना, देखा था अपन ने। कहां पे देखा था? द कोर्ट में ड्रॉ एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट अ पर्सन हु withholds evidence which could be produced but is not produced under section 114G of the Indian Evidence Act का ए आंसर इसका है प्रतिकूल होता। कैसा होता? एडवर्स। पहले वाले में अपने ये कहा था ना, यदि कोई साक्ष्य पेश किया जा सकता है और पेश नहीं किया गया तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि पेश किया जाता तो उसका उस व्यक्ति के विचारण के कैसे प्रतिकूल होता है, इसलिए उसने पेश नहीं किया। पेश नहीं करने के कारण तो प्रतिकूल था, इसलिए पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि यदि ऐसा साक्ष्य पेश किया जाता तो उसके प्रतिकूल होता, क्योंकि यदि ऐसा साक्ष्य जब पेश नहीं किया गया है तो अवश्य वह उसे पेश करने वाले के हानिकारक होता है, इसलिए उसने उसे पेश नहीं किया है। यह प्रश्न धारा 114 के दृष्टांत जी पर आधारित है, सेक्शन 114G। का 65 का ए आंसर है ए 114G। The evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it. A is correct answer. Now 66, निम्न में से किस मामले में अपराध ना किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, ना कि अभियोजन पर? किस मामले में अपराध ना किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, ना कि अभियोजन पर? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 111 व धारा 113 में 111 का 113A, 113B और 114A में 1872 की धारा 111A, 112 और 113 खा में, या 111A या 112 या 113 का में? बताइए जल्दी से आंसर। 66, मध्य प्रदेश एपीओ 2015 और राजस्थान एपीओ 2011 क्वेश्चन पूछा गया था। सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, अपराध ना किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, ना कि अभियोजन पर, किस सेक्शन के अंतर्गत? है आइडिया नहीं है लगता है। देखो मैं बताता हूं, सामान्यतः आपराधिक मामले में अपराध साबित करने का भार अभियोजन पर होता है, किंतु कुछ मामलों में विधायी आशय के अनुरूप यह भार स्वयं अभियुक्त पर ही डाल दिया जाता है, और ये मामले भारतीय अधिनियम की धारा 111A, 113A, 113B और 114A में वर्णित मामले ही हैं, जिनमें क्रमशः कुछ आपराधिक मामले जैसे किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या किया जाना, दहेज मृत्यु और बलात्संग के मामले में सम्मति ना होने के मामले आते हैं। इन सभी मामलों में अभियुक्त की आपराधिकता पर न्यायालय उपधारणा कर लेता है और स्वयं अभियुक्त को साबित करना पड़ता है कि वह अपराधी नहीं है। तो आंसर 66 का क्या है? बी है। रोमिका बिल्कुल सही कहा है। पूजा 66 का बी आंसर बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111A, 113A, 113B और 114A। राइट आंसर इज बी। ये वो मामले हैं जिसमें कि न्यायालय उपधारणा करता है, और न्यायालय ने जब उपधारणा कर ली तो अभियुक्त को सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। ठीक है। नाउ 67, साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित उपबंध दिया गया है। धारा 115 में, धारा 117 में, धारा 118 में, धारा 114 में। विबंध का सिद्धांत किस सेक्शन में है? बताइए जल्दी से, सबको पता होगा इसका। तो 67, उत्तराखंड पीएपीओ 2010, बिहार पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2009, उत्तरांचल सर्वेक्षण 2002। 67,
67 का आंसर देना है। वेलकम बेटा भूमिका। 67 का ए सेक्शन, बिल्कुल आशीष ने बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 115 बिल्कुल सही है। सेक्शन 115 संबंधित है विबंध से, स्टॉपल से। स्टॉपल 115 115 विबंध से संबंधित उपबंध दिया गया है और धारा 117 में विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता उपनेहाती तथा अनुगप्तधारी का विबंध है, तथा धारा 114 कुछ उपधारणाओं और धारा 118 सक्षम साक्षी के विषय में उपबंध करती है। ठीक है, 67 का ये आंसर किसने दिया है? आशीष, रोमिका, पूजा, चेतना। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में, संविदा विधि में भविष्य प्रतिफल के नियम के रूप में, संविदा विधि में भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 68 यूपीएपीओ 2007 और यूपी सिविल जज 2006 यूपी के क्वेश्चन हैं, थोड़े से गहराई में जा रहे हैं। ओके, 67 हो गया। 68 का आंसर दो। का ए आंसर दिया है रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका, यू आर राइट। संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में, बिल्कुल सही है। ए इज करेक्ट आंसर। वचनात्मक विबंध प्रोमर्सरी स्टॉपल की उत्पत्ति संविदा विधि में प्रतिफल के अपवाद के रूप में हुई है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर कुछ छूट या लाभ देने का वचन देता है तथा अन्य व्यक्ति ऐसे वचन के आधार पर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो वचनदाता प्रोमिसर को यह नहीं अभिभाषित करने दिया जाएगा कि उसका वचन किसी प्रतिफल के बिना था। सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाम हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड 1947 के बी के मामले में यह बात कही गई थी। 68 का ए आंसर बिल्कुल सही है और रोमिका ने दिया है, चेतना ने दिया है और कोई ने इसका आंसर नहीं दिया है। बाकी सब इसको देख लेंगे कि ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय साक्ष्य 1872 के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है? इच्छा द्वारा विबंध, विलेख के द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध, अभिलेख द्वारा विबंध। कौन सा विबंध इसमें शामिल नहीं है बताना है आपको, बताइए जल्दी से। 69 एमपीएपी 1997 2002, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003 और यूपी सिविल जज 2016। कौन सा विबंध नहीं है? विलेख के आचरण के द्वारा विबंध, अभिलेख द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध या इच्छा द्वारा विबंध। वेलकम रोमिका। नाउ हाँ 69 का आंसर दो। $69 का आंसर देना है। 69 का डी अभिलेख द्वारा विबंध है। भरत ने कहा 69 का बिल्कुल सही है, भरत इज करेक्ट। इच्छा द्वारा विबंध इसमें शामिल नहीं है। बाकी विलेख के द्वारा विबंध है, आचरण के द्वारा विबंध है, अभिलेख द्वारा विबंध है, लेकिन ये इच्छा द्वारा विबंध जो है इसमें शामिल नहीं है। 69 का ए इज करेक्ट आंसर। 80 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 विबंध का सिद्धांत से प्रावधान है। विबंध के 3 प्रकार होते हैं: अभिलेख द्वारा विबंध, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, विलेख द्वारा विबंध, स्टॉपल बाय डीड, तथा आचरण द्वारा विबंध, स्टॉपल बाय कंडक्ट। इच्छा द्वारा विबंध का सिद्धांत इसमें नहीं है शामिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। तो 69 का ए करेक्ट कर लेना, जिनका सही नहीं है ना रोमिका कर लेना उसको। इच्छा द्वारा विबंध नहीं होता है, विलेख द्वारा है, आचरण द्वारा है, विलेख द्वारा है। प्रेरित करता है कि अमुक भूमि काकी है। क्वेश्चन नंबर 70।
कहाँ है? ओके, ये अमिक भूमि का की है और इधर द्वारा खा को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात भूमि का की संपत्ति हो जाती है। अच्छा, का को अपने स्वत्व का अभाव प्रमाणित करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। प्रत्यासन के नियम के कारण, विबंध के नियम के कारण, पूर्व न्याय के सिद्धांत के कारण, विखंडनीय समुदाय के कारण। बताइए जल्दी से आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दो। चेतना सोनी कह रही है ओके सर। ओके रोमिका, नाउ क्वेश्चन का आंसर दो। 70 का प्रेरित करता है कि अमुक भूमि का की है, ठीक है। इतर द्वारा खा को उसे क्रय करने के लिए, उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करता है। तत्पश्चात भूमि का की संपत्ति हो जाती है। पहले एक प्रश्न प्रेरित किया कि वो बेचना चाहता है, बाद में उसकी वो संपत्ति हो गई। अब का को अपने स्वत्व का अभाव प्रमाणित अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा कि वो उसका स्वत्व उसका नहीं है। काहे से नहीं करना दिया जाएगा? कौन सा आंसर है? प्रत्यासन के नियम के कारण, विबंध के नियम के कारण, पूर्व न्याय के सिद्धांत के कारण या विखंडनीय समुदाय के कारण। स्टॉपल 115 से 118 बिल्कुल सही। 70 का बी इस करेक्ट आंसर, विबंध के नियम के कारण। ओके, सबने आंसर सही दे दिया है। किसने दिया है? रोमिका, भरत और फिर रोमिका, और बाकी सबने आंसर नहीं दिया है। कोई बात नहीं, उसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है रॉन्ग आंसर। 3 सही है, 1 गलत है ना। कौन सा कथन सही नहीं बताना है। विधि का कोई नियम विबंध के सिद्धांत का प्रयोग कर अकृत नहीं किया जा सकता। आश्वासन जो कि किए तो गए परंतु पक्षकारों के मत करार में सम्मिलित नहीं किए गए विबंध के सिद्धांत को अग्रसर नहीं करेंगे। चाहे सरकार का एक अधिकारी अपने प्राधिकार क्षेत्र के बाहर भी कोई कार्य करे तब भी वचन विबंध का विवेचन उपलब्ध होता है। अभिधारी तथा भूस्वामी का संबंध स्थापित होते ही विबंध निर्मित हो जाता है तथा अभिधारी को भूस्वामी के स्वत्व का प्रत्याख्यान करने की अनुमति नहीं होती है। कथन, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 71 यूपी लोअर सप्लीमेंट प्रीलिम्स 2004। (71) का ओनली एप्लीकेबल ऑन सिविल केस, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है अपन को। तो 21 से क्या समझ लूं मैं? रोमिका, ओनली एप्लीकेबल ऑन सिविल केस, रोमिका कह रही है। 71 का आंसर देना है अपन को इस समय। रोमिका 71 का सी कहा है, बिल्कुल सही। चाहे सरकार, बिल्कुल सही कहा, चाहे सरकार का एक अधिकारी अपने प्राधिकार क्षेत्र के बाहर भी कोई कार्य करे तब भी वचन विबंध का विवचन उपलब्ध नहीं होता। ये गलत है कथन। हमको गलत कथन ही बताना था, बाकी सब सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सी इज रॉन्ग। और 71 का सी पूजा ने भी कहा है और रोमिका ने भी कहा है। बाकी सब भी कहो भाई जल्दी जल्दी। 72 जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोभ द्वारा अन्य व्यक्ति को साथ से विश्वास दिलाया है या विश्वास कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य करने दिया है, तब ना तो उसे और ना उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बात या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा, मतलब पलटने नहीं दिया जाएगा। यह विधि कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उपमति, विबंध, संबंधित तत्व, कार्य, रजिस्ट्री, निश्चायक सबूत। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर तो सबको पता है। 72 यूपी लोअर 2002-2003 कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्ति को वापस नहीं लौटने देगा, ना तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ना उसको, उसकी बात का खंडन नहीं करने दिया जाएगा। 71 का सी कहा था चित्रा ने। ओके सर, ठीक है। 72 का भी सी है। ओके, रोमिका ने कहा, भरत ने कहा और चित्रा ने कहा। विबंध का सिद्धांत, स्टॉपल का जो सिद्धांत है इस बारे में प्रावधान करता है कि उनको अपनी बात की सत्ता का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा। 73 साक्ष्य नियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? अब उन्होंने पूछ लिया अध्याय कौन सा है। अध्याय 7 है, अध्याय 9 है, अध्याय 8 है, अध्याय 10 है, जो विबंध के सिद्धांत से संबंधित है। यूपीएपीओ प्रीलिम्स 2011 किस अध्याय में स्टॉपल का सिद्धांत दिया गया है? स्टॉपल डेफिनेशन 115। ओके, अब अध्याय भी बताओ, चैप्टर कौन से चैप्टर में स्टॉपल को वर्णित किया गया है? किस सेक्शन में स्टॉपल को वर्णित किया गया है? भरत ने कहा
73 का बी बिल्कुल सही। अध्याय 8 चैप्टर 8 में स्टॉपल का सिद्धांत है जो सेक्शन 115 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, बिल्कुल सही। 72 का सी नहीं है, 72 का बी है पूजा। ओके, भूमिका ने कहा 73 का 72 का सी सही था, अब 73 का बी सही है। ओके रोमिका, पूजा 73 का ए नहीं है। चैप्टर 8 बिल्कुल सही है पूजा। 74 विबंध का सिद्धांत है एक मौलिक विधि, साक्ष्य का नियम, साम्य का नियम, अभिवचनों की विधि क्या है बताइए विबंध का सिद्धांत। झारखंड सिविल डिप्लोमा 2012 कैसा नियम है? मौलिक विधि है, साक्ष्य का नियम है, साम्य का नियम है या अभिवचनों की विधि है? BL श्रीधर बनाम KM मुन्नी रेड्डी 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में इसके बारे में कहा गया था। तो 74 का आंसर अभी तक नहीं आया है आई थिंक, जल्दी बताइए 74 का आंसर। विबंध साम्य की देन है तथा साक्ष्य का नियम है और मौलिक प्रभाव रखता है। विबंध का जो सिद्धांत है साम्य की देन है तथा साम्य साक्ष्य का नियम है और मौलिक प्रभाव रखता है। BL श्रीधर बनाम KM मुन्नी रेड्डी 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया था। रूल ऑफ एविडेंस नो, क्या तो मैंने बताया ना आपको, साम्य का नियम है, साक्ष्य का नियम है, साम्य की देन है। देखो देन किसकी है? साम्य की है। साक्ष्य का नियम है और मौलिक विधि है, ये तीनों ही शामिल हैं। लेकिन विबंध का सिद्धांत यह है एक, क्या साम्य का नियम कहेंगे अपन? नियम किसका है? साम्य का। नियम किसका है? साम्य का है। 74 का बी आंसर दिया है भरत दुबे ने, पूजा ने कहा 74 का सी। पूजा 74 का सी नहीं है, साम्य का नियम है, नियम साम्य का है। विबंध के सिद्धांत से तात्पर्य है पूर्व कथन के अनुरूप कथन नहीं करना, पूर्व में किए गए कथन स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक, पूर्व न्याय, अस्पष्ट कथन। विबंध के सिद्धांत से तात्पर्य है पूर्व कथन के अनुरूप कथन नहीं करना, पूर्व में किए गए कथन स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक, पूर्व न्याय, अस्पष्ट कथन। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है 75, इसका आंसर सही आएगा। राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स 2013, उत्तराखंड पीसी जूनियर प्रीलिम्स 2013। क्या होना चाहिए 75 का आंसर दीजिए फास्ट, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दो, कोई जल्दबाजी मत करो, टेक टाइम है ना। 10 सेकेंड ले सकते हो, 15 सेकेंड ले सकते हो, लेकिन आंसर सही देना है। ओके सर, बी इस क्वेश्चन का आंसर है बी। 75 का बी बिल्कुल सही रोमिका, 75 का बी बिल्कुल सही है। पूर्व में किए गए कथन स्वीकृति जो भी हैं उनके विपरीत कथन करने से रोक है, वही तो स्टॉपल है, कथन से मुकरने नहीं दिया जाएगा। एग्जैक्टली। 76 बाल संविधान नियम में निबंध से संबंधित प्रावधान किन धाराओं में दिए गए हैं? 115 से 117, 118 से 120, 110 से 114, 107 से 109। अभी आंसर भी दिया था रोम का, तुमने लिखा भी था, वही आंसर है इसका 76 में। MP-AP 2008 76 का ए बिल्कुल सही। किसने कहा 76 है? भरत दुबे ने कहा 76 का ए। पूजा सिंह ने 75 का बी कहा, ठीक है 75 का बी, लेकिन 76 का तो यही सही है। धारा 115 से लेकर 117 तक में विबंध से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं, बिल्कुल सही उनका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम व्यक्ति, दुष्चरित्र महिला, व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है, जड़। 1872 के अधीन इनमें से कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम व्यक्ति, दुष्चरित्र महिला, व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है, जड़। कौन नहीं देगा साक्ष्य, कौन देने में सक्षम नहीं है बताइए। 77 यूपी सर्विस 2016 77 भारत संविधान की धारा 118 के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो किए गए प्रश्नों को समझने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य हैं, सक्षम साक्षी होंगे। अतः जड़ निर्बुद्धि व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं है। जड़ है जो निर्बुद्धि है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती, वो सेक्शन वो 118 के अंतर्गत वर्णित है और जड़ व्यक्ति ही साक्ष्य नहीं दे सकता। तो 77 का डी सबने दिया है, भरत ने और रोमिका ने, पूजा ने, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली राइट आंसर इज डी।
न्यायालय में जबकि एक 6 वर्षीय बालक साक्ष्य देता है, एक 6 वर्षीय बालक साक्ष्य देता है, उसका साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होगा। उसका साक्ष्य तभी दे रहा होगा जब वह अपने संरक्षक के साथ है। वह सक्षम साक्षी नहीं है। वह सक्षम साक्षी होगा यदि न्यायालय का विचार था कि वह प्रश्नों को पूर्णतः समझता था और संगत उत्तर दे रहा था। बहुत बढ़िया। अब बताइए आंसर 78 का। मध्य प्रदेश एपी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1995 1995। यस, बिल्कुल सही बोला। 78 का डी। प्रश्नों को यदि सही समझ रहा है और समझता है, न्यायालय को लगता है कि वो युक्तिसंगत उत्तर दे रहा है, तो वो सक्षम साक्षी है, भले ही उसकी उम्र 6 वर्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बढ़िया, रोमिका ने भी सही आंसर दिया है। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उम्र है उसकी। भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है, मतलब साक्षियों से संबंधित है? 6, 8, 7 और 9। राइट आंसर 79। बीआरपीसी या जूनियर फिल्म 2016 कौन सा अध्याय है जो गवाहों से संबंधित है? भारतीय संविधान की धारा 118 से 134 तक में साक्षियों गवाहों के विषय में प्रावधान किया गया है और इसे अध्याय कॉम्पिटेंट बिजनेस, कॉम्पिटेंट बिजनेस, इससे अध्याय कहाँ कौन से में रखा गया? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ, फिर पता होगा सबको ना। किस अध्याय में है गवाहों साक्ष्यों के बारे में? सेक्शन 118 से 134 में है जो वर्णित। सेक्शन 118 टू सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारत ने कहा 79 का डी। बिल्कुल सही भरत। अध्याय 9 में वर्णित है। सेक्शन 118 से लेके 134 तक। 1, 3, 4। बहुत बढ़िया रोमिका। पूजा ने भी कहा 79 का डी। अब 80 आ जाता है। साक्ष्य नियम की किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को, स्थावर मतलब इमूवेबल, अभिधारी को भूस्वामी के उस संपत्ति व स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा? 115, 116, 117 वर्ग में से कोई नहीं, बताइए। 80। क्वेश्चन नंबर 80। $79, $80 का आंसर दो जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के सेशन का, फिर हम मिलेंगे मंडे को क्वेश्चन नंबर 81 और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेक्शन 101 से 167 तक की सेक्शन चल रही है अपनी, साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना, और उसके बाद एविडेंस अपना समाप्त हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। 79 का डी कहा। 79 का डी नो, 79 का डी सही है। 80 का, 80 का पूछना है। 79 का डी सही हो गया था। अब 80 की बात हो रही है। 80 का बी कहा अपना बिल्कुल सही है। सेक्शन 116 किसके बारे में बात करता है? स्थावर संपत्ति के अभिधारी को भूस्वामी के उस संपत्ति व स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जाए के बारे में प्रावधान करता है। 80 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए टेक रेस्ट, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। गुड नाइट टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। गुड नाइट टू ऑल।